एनसीईआरटी चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम्स आज डिस्कस करेंगे। कल हम करेंगे एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स। उनमें से पहली प्रॉब्लम एग्जाम्पल 3.1 पार्ट ए, एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स in a copper wire of cross sectional area 1 into 10 to the power minus 7 meter square carrying a current of 1.5 ampere. Assume that each copper atom contributes roughly 1 conduction electron. The density of copper is 9 into 10 to the power 3 kg per meter cube and its atomic mass is 63.5 U. तो यहाँ बात हो रही है कॉपर वायर की, मतलब किसी कंडक्टर की, और कंडक्टर के लिए हमको कैलकुलेट करना है एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड। क्या क्या दिया है उस कंडक्टर का, क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है और उसमें फ्लो होने वाला करंट, फिर कॉपर का मोलर मास दिया हुआ है और कॉपर की दी हुई है डेंसिटी। तो ड्रिफ्ट स्पीड कैसे कैलकुलेट होगी, तो आपने थ्योरी में पढ़ा हुआ है कि जब किसी कंडक्टर के अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, जैसे यह है वो कंडक्टर या कॉपर वायर, इसके अक्रॉस जब हम कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, मतलब बैटरी या कोई सेल कनेक्ट करते हैं, तो होगा क्या, तो जो एंड इस कंडक्टर का पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है वो होगा हायर पोटेंशियल पर, और जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड एंड है वो लोअर पोटेंशियल पर। अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, उसकी डायरेक्शन होगी फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। और वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक कांस्टेंट स्मॉल वेलोसिटी से फील्ड की डायरेक्शन के ऑपोजिट मूव करने लगेंगे। तो करंट कंस्टिट्यूट होगा, करंट कहाँ कंस्टिट्यूट होगा, फील्ड की डायरेक्शन में, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज यदि लोअर टू हायर जा रहा है तो करंट होगा हायर टू लोअर, फील्ड की डायरेक्शन में करंट कंस्टिट्यूट होगा। और इस करंट और ड्रिफ्ट स्पीड में रिलेशन आपको मालूम है, I इज इक्वल टू होगा NEAVD। NEAVD, इसमें से हमको VD को कैलकुलेट कर लेना है। VD कितना होगा, VD होगा I अपॉन NEA। तो क्या क्या आपको मालूम है, करंट गिवन है, करंट हमको दिया है 1.5 एम्पियर, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ये तो कांस्टेंट है 1.6 टाइम्स 10 टू दी पावर माइनस 19, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है करंट जहां फ्लो हो रहा है उससे परपेंडिकुलर, ये होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो भी दिया हुआ है। हमको फाइंड करना पड़ेगा पहले एन। तो सॉल्यूशन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, द डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इज ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग पोटेंशियल। जो यहाँ दिखाया हुआ है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है, ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग पोटेंशियल। और ड्रिफ्ट स्पीड इस फॉर्मूले से हमें कैलकुलेट करना है। पहले निकालेंगे हम एन। एन मतलब इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो यूनिट वॉल्यूम में प्रेजेंट है, उसको कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब उसे फाइंड करने के लिए हमको दे रखी है उस कॉपर की डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी मतलब होता है मास प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम। तो वो दे रखी है हमें डेंसिटी कॉपर की, कितनी है, 9 इंटू 10 टू दी पावर 3 किलोग्राम, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर क्यूब में 9 इंटू 10 टू दी पावर 3 किलोग्राम कॉपर है। उसका मोलर मास दिया है हमें कॉपर का, कितना दिया है, 63.5 ग्राम। 63.5 ग्राम कॉपर में कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे, वो होंगे एन एवोगैड्रोस नंबर। हम ये पता कर लें यदि कि 9 इंटू 10 टू दी पावर 3 किलोग्राम में कितने होंगे, क्योंकि हर एटम एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो यदि इसमें 9 इंटू 10 टू दी पावर 3 किलोग्राम कॉपर में नंबर ऑफ एटम्स पता हो जाए तो हमको यूनिट वॉल्यूम में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स का नंबर पता लग जाएगा। वही काम अब हमको यहाँ करना है। तो 63.5 ग्राम कॉपर में Na एटम्स प्रेजेंट हैं, तो 1 ग्राम में कितने होंगे, Na अपॉन 63.5। तो 1 किलोग्राम में कितने होंगे, तो इसको बस किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 मीटर क्यूब में 1 मीटर क्यूब कॉपर, या कह सकते हैं 9 इंटू 10 टू दी पावर 3 किलोग्राम कॉपर में
कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो एवोगैड्रोज नंबर Na अपॉन यहाँ 63.5 इंटू 10⁻³ ये किलोग्राम में कन्वर्ट हुआ, ये इसका मोलर मास, और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 9 इंटू 10⁻³ तो इस तरह ये हमें मिल जाएगी फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और उसे इस फॉर्मूले में यूज करेंगे। वही काम आगे किया हुआ है, पहले निकाला है n कितना होगा एवोगैड्रोज नंबर इंटू 9 इंटू 10⁻6 क्यों हो गया, ये -3 को ही ऊपर ले गए, 9 इंटू 10⁻6 अपॉन 63.5 ये कैलकुलेट होकर आएगा 8.5 टाइम्स 10⁻28 पर मीटर क्यूब। यह फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकल कर आ गई, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकाल ली है n, और अब इसे यूज किया है। Vd कितना होगा, Vd होगा I 1.5 एम्पियर, फिर ये n E, और ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इस सब को सॉल्व करने के बाद आपको आंसर मिलेगा 1.5 mm पर सेकेंड, मिलीमीटर पर सेकेंड, यानी ड्रिफ्ट स्पीड बहुत कम होती है, बहुत ही कम होती है। 1.1 इंटू 10⁻1.1 मिलीमीटर पर सेकेंड। तो ये आ गई हमारे पास में ड्रिफ्ट स्पीड। उसके बाद पार्ट सेकेंड में, पार्ट बी में क्या बोला है, कंपेयर द ड्रिफ्ट स्पीड, जो अभी हमको मिली है कितनी है 1.1 mm पर सेकेंड, इसको हमें कंपेयर करना है किसके साथ, पार्ट 1 थर्मल स्पीड ऑफ कॉपर एटम्स एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स, और सेकेंड स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड along the conductor which causes drift motion। तो इसको समझते हैं, पार्ट बी की बात कर रहे हैं। पहले अब थर्मल स्पीड की बात कर लेते हैं। थर्मल स्पीड मतलब ऑर्डिनरी टेम्परेचर का मतलब क्या है, ऑर्डिनरी टेम्परेचर मतलब रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पर उस कॉपर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या जो एटम्स होते हैं वो रेस्ट में नहीं होते, बल्कि रैंडम मोशन कर रहे होते हैं विद ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, रैंडम मोशन की स्टेट में होते हैं, और उनकी स्पीड VRMS उसको बोलेंगे हम। आपने 11th में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है VRMS का, वो फॉर्मूला लगाकर उनकी हम थर्मल स्पीड फाइंड करेंगे। वो जो रैंडम स्पीड होती है उसे कहते हैं थर्मल स्पीड, वो होती है ड्यू टू टेम्परेचर। वो VRMS का फॉर्मूला अब हमको लगाना पड़ेगा। VRMS होता है √3 kT/m, KB भी लिख सकते हैं इसे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर अपॉन मास ऑफ कॉपर एटम्स यहाँ पर ले लेंगे। ये फॉर्मूला लगाकर हमको मिलेगी थर्मल स्पीड। मैं फिर से बोलता हूँ, रूम टेम्परेचर मतलब 300 केल्विन पर, 300 केल्विन पर उन एटम्स की या फ्री इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल स्पीड, वो इससे निकल कर आएगी। और अभी जो हमने फाइंड की है पहले, वो क्या है, वो है ड्रिफ्ट स्पीड, और वो कितनी मिली है हमें 1.1 मिलीमीटर पर सेकेंड। अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज डालते हैं। उसके पहले यहाँ पढ़ लेते हैं क्या लिखा है, एट ए टेम्परेचर T, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, द थर्मल स्पीड ऑफ कॉपर एटम ऑफ मास m, किसी कॉपर एटम की स्पीड, ये m है मास कॉपर एटम का, और ये आपने पढ़ा हुआ है, ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ये ऐसा साइन लगा हुआ है, यानी एवरेज इज इक्वल टू 3/2 kBT। और इसमें से इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ 3 इन्होंने छोड़ दिया, √3 kBT अपॉन m करेंगे, और T कितना डालेंगे 300 केल्विन, m सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये आने वाला है 2 इंटू 10⁻², 2 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड, यानी ये इसके सामने बहुत ज़्यादा है, यानी ड्रिफ्ट स्पीड बहुत कम होती है। तो इसको भले ही आप सॉल्व नहीं करें, ये ज़रूर याद रखें कि ये जो ड्रिफ्ट स्पीड होती है ये होती है मच स्मॉलर, ड्रिफ्ट स्पीड बहुत कम होती है, 10⁻⁻5 टाइम्स द टिपिकल थर्मल स्पीड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स। ये बात आपको समझ में आई होगी। और सेकेंड पार्ट में हमसे क्या बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो ट्रैवल कर रही है, ये आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाले चैप्टर में, वहाँ पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड ये होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड के साथ वो इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अलोंग ट्रैवल कर रही होती है। ट्रैवल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा हो जाती है कंडक्टर के अंदर, जिसको हम कह रहे थे अभी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश होती है
इन अदर वर्ड्स एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल कर रही होती है और उसकी स्पीड होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और वो जो ड्रिफ्ट स्पीड थी 1.1 मिलीमीटर पर सेकेंड, उसको और इसे कंपेयर करें तो ये देख रहे हैं आप कैसी होती है। वो जो ड्रिफ्ट स्पीड है वो एक्सट्रीमली स्मॉलर होती है इससे, 10⁻⁻11। तो कम से कम ये दोनों याद रखें कि वो जो थर्मल स्पीड होती है वो 10⁻⁻5 टाइम्स होती है किसका, ड्रिफ्ट स्पीड का, यानी सॉरी ड्रिफ्ट स्पीड थर्मल स्पीड का 10⁻⁻5 टाइम्स। और इलेक्ट्रिक फील्ड जिस वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही होती है उससे 10⁻11 कम होती है ड्रिफ्ट स्पीड। तो ये कम से कम ये वैल्यूज याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं 3.2a। In example 3.1, the electron drift speed is estimated to be only a few millimeter per second for currents in the range of a few amperes. How then is current established almost the instant a circuit is closed? तो ऐसा कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड तो बहुत कम होती है, मिलीमीटर पर सेकेंड में होती है, इन द रेंज ऑफ फ्यू एम्पियर्स, फिर भी करंट ऑलमोस्ट इंस्टेंटली एस्टैब्लिश हो जाता है किसी सर्किट में। तो इतनी कम स्पीड होने के बावजूद किस तरह करंट ऑलमोस्ट इंस्टेंटली सर्किट में एस्टैब्लिश होता है, ये समझने के लिए अभी हमने पहले पढ़ा कि ये कंडक्टर है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे जब, तो क्या होगा, फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी और वो फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। तो हमें ऐसा लगता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस एंड का ये इलेक्ट्रॉन इस फील्ड से फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा, ड्रिफ्ट स्पीड से मूव करेगा, और जब ये यहाँ पहुंचेगा तब इस सर्किट में करंट को एस्टैब्लिश होना चाहिए। और इसकी स्पीड बहुत कम है, मिलीमीटर पर सेकेंड में। तो यदि 1 मीटर लंबा भी वायर हुआ तो इस इलेक्ट्रॉन को जो नेगेटिव पोटेंशियल वाले एंड पर है उसको यहाँ तक आने में घंटों लग जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सर्किट क्लोज करने के बाद बहुत देर के बाद करंट उसमें बहना शुरू होना चाहिए, ऐसा लगता है, पर ऐसा नहीं होता। करंट इंस्टेंटली प्रोड्यूस हो जाता है। उसका रीजन क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज एस्टैब्लिश्ड थ्रू आउट द सर्किट ऑलमोस्ट इंस्टेंटली विद द स्पीड ऑफ लाइट। इसके अंदर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हुई है ये इंस्टेंटली हो जाती है। जैसे ही हम सर्किट को क्लोज करेंगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर इमीडिएटली इंस्टेंटली प्रोड्यूस हो जाएगी, और उस वजह से हर पॉइंट पर लोकल इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होगा। मतलब हर इलेक्ट्रॉन पर, इसके अंदर जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं सब पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगने लगता है। और ये जो इस एंड का इलेक्ट्रॉन है ये इमीडिएटली पॉजिटिव टर्मिनल पर पहुंच जाएगा और यहां से एक इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर चला जाएगा, तो इमीडिएट करंट इसमें सर्किट में प्रोड्यूस हो जाएगा। ये एरो इधर लगाना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन मूव होगा नेगेटिव से कंडक्टर, कंडक्टर से नेगेटिव टर्मिनल पर होगा करंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज एस्टैब्लिश्ड थ्रू आउट द सर्किट ऑलमोस्ट इंस्टेंटली, causing at every point a local electron drift. Establishment of a current does not have to wait for electrons from one end of the conductor traveling to the other end. मतलब इतना समय करंट के एस्टैब्लिश होने में नहीं लगता, बल्कि इमीडिएट ही जैसे ही हम सर्किट क्लोज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इमीडिएटली एस्टैब्लिश हो जाती है, सभी इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स आते हैं और इस एंड का इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल पर पहुंचता है तो सर्किट में करंट एस्टैब्लिश हो जाता है। हाउएवर इट डज टेक अ लिटिल वाइल फॉर द करंट टू रीच इट्स स्टेडी वैल्यू। ये बात अलग है कि स्टेडी वैल्यू तक पहुंचने में करंट को थोड़ा टाइम लगता है। अब पार्ट बी में क्या बोल रहे हैं, द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट अराइजेस ड्यू टू द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स in the electric field inside the conductor, but force should cause acceleration. Why then do the electrons acquire a steady average drift speed? तो अभी हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड जब एस्टैब्लिश होती है कंडक्टर के अंदर हर इलेक्ट्रॉन पर लगता है फोर्स, और न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है कि जहां फोर्स होगा
वहाँ एक्सेलरेशन तो हो गई। तो ये एक्सेलरेट क्यों नहीं होते, बल्कि एक स्टेडी एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड से मूव करते हैं सभी इलेक्ट्रॉन्स। तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि एक्सेलरेट तो वो होते हैं, पर वो पॉजिटिव आयन से टकराकर अपनी एनर्जी लूज कर देते हैं, फिर एक्सेलरेट होते हैं और फिर टकराते हैं लेटाइस के साथ या पॉजिटिवली चार्ज आयंस के साथ उस मेटल के, और फिर अपनी एनर्जी लूज कर देते हैं। तो एक्सेलरेट नहीं होकर वो एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करने लगते हैं। यही बात यहां लिखी हुई है, ईच फ्री इलेक्ट्रॉन डज एक्सेलरेट इंक्रीजिंग इट्स ड्रिफ्ट स्पीड अंटिल इट कोलाइड्स विद द पॉजिटिव आयन ऑफ द मेटल। केवल दो कोलिजन्स के बीच में वो एक्सेलरेट होते हैं। It loses its drift speed after collision, but starts to accelerate and increase its drift speed again, only to suffer a collision again and so on the average. Therefore, electrons acquire only a drift speed. तो बहुत आसान सी बात है कि वो एक्सेलरेट होते हैं, टकराते हैं, एक्सेलरेट होते हैं, टकराते हैं, और ऑन द एवरेज इलेक्ट्रॉन्स एक कांस्टेंट ड्रिफ्ट स्पीड अक्वायर कर लेते हैं। पार्ट सी में क्या बोल रहे हैं? इफ द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड इज सो स्मॉल एंड द इलेक्ट्रॉन चार्ज इज स्मॉल, हाउ कैन वी स्टिल ऑब्टेन लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इन अ कंडक्टर? ड्रिफ्ट स्पीड भी बहुत कम है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी बहुत कम होता है, उसके बावजूद लार्ज अमाउंट ऑफ करंट्स हमको कंडक्टर में क्यों मिलते हैं? तो उसका रीजन ये है कि भले ही एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज बहुत कम है, पर किसी कंडक्टर के अंदर ह्यूज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इस वजह से हमको करंट भी बहुत ज्यादा मिल सकता है। सिंपल, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी इज एनॉर्मस, 10⁻29 पर मीटर क्यूब। एनॉर्मस लिखा हुआ है, बहुत ज्यादा होती है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और इस वजह से ही हमको लार्ज अमाउंट ऑफ करंट किसी कंडक्टर में मिलते हैं। पार्ट डी, when electrons drift in a metal from lower to higher potential, electrons move करते हैं from higher to lower to higher potential। देखा था अभी हमने, ये lower potential या higher potential। does it mean that all the free electrons of the metal are moving in the same direction? क्या सब इलेक्ट्रॉन्स इधर ही मूव कर रहे होते हैं? तो ऐसा नहीं है। by no means, the drift velocity is superposed over the large random velocities of इलेक्ट्रॉन्स। मतलब क्या है कि पहले फील्ड लगाने के पहले या पोटेंशियल डिफरेंस लगाने के पहले उनके पास जो स्पीड होती है उसे कहते हैं रैंडम स्पीड, जो आरएमएस वेलोसिटी थी। और फील्ड लगाने के बाद एक फोर्स आता है, फोर्स से एक्सेलरेशन, उससे एक वेलोसिटी आती है, तो उसकी जो नेट वेलोसिटी होती है वो इन दोनों वेलोसिटीज का होता है सुपरपोजिशन, रैंडम वेलोसिटी एंड वेलोसिटी ड्यू टू फील्ड। और इस वजह से सभी इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि वो रिजल्टेंट की डायरेक्शन में जाएंगे, रिजल्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन में वो कुछ भी हो सकती है। ऑन एन एवरेज हम बोलते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट स्पीड से लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहे होते हैं। फिर पार्ट ई, आर द पाथ्स ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइंस बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन्स विद द पॉजिटिव आयंस ऑफ द मेटल इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट है तो उनके ऊपर उनके पास एक ही वेलोसिटी होती है, रैंडम वेलोसिटी, तब उनका पाथ होता है स्ट्रेट लाइन। पर जब हम फील्ड अप्लाई कर देंगे तब एक वेलोसिटी रैंडम वेलोसिटी और एक होगी वेलोसिटी ड्यू टू फील्ड, और फिर प्रोजेक्टाइल मोशन जैसा हो जाएगा। इनकी वेलोसिटी रिजल्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगी और फिर पाथ हो जाएंगे कर्व्ड। तो ये इस क्वेश्चन के आंसर्स हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी अगला क्वेश्चन एग्जांपल 3.3, एन इलेक्ट्रिक टोस्टर यूजेस नाइक्रोम फॉर इट्स हीटिंग एलिमेंट। व्हेन अ नेग्लिजिबली स्मॉल करंट passes through it, its resistance at room temperature 27 degrees Celsius is found to be 75.3 ohm. When the toaster is connected to a 230 volt supply, the current settles after a few seconds to a steady value of 2.68 ampere. What is the steady temperature of the nichrome element? The temperature coefficient of resistance of nichrome averaged over the temperature range involved is 1.7 times 10 to the power minus 4
पर डिग्री सेल्सियस। तो पहले क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक टोस्टर की बात हो रही है और उसमें हीटिंग एलिमेंट है नाइक्रोम का। ये वैसे भी आपको याद रखना चाहिए कि हीटिंग एलिमेंट नाइक्रोम के होते हैं। ये नाइक्रोम शॉर्ट फॉर्म है निकल क्रोमियम का। और ऐसा बोला है कि जब उसमें से स्मॉल करंट्स पास होते हैं तब हम हीटिंग इफेक्ट को इग्नोर कर सकते हैं, तब उसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के बराबर होगा। मतलब जब वो कोल्ड है, ऐसा बोल सकते हैं कि बहुत छोटे करंट्स पास हो रहे हैं तब हीटिंग इफेक्ट नहीं हो रहा है और हीटिंग एलिमेंट का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के बराबर है और उसका रेजिस्टेंस 75.3 ओम है। ये पहली इंफॉर्मेशन हमको दी है। मतलब टेम्परेचर कितना है, T1 मान लेते हैं 27 डिग्री सेल्सियस और उस समय रेजिस्टेंस है 75.3 ओम। आगे बोल रहे हैं व्हेन द टोस्टर इज कनेक्टेड टू 230 वोल्ट सप्लाई। अब जब उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज लगाएंगे तो उसमें से करंट फ्लो होगा। द करंट सेटल्स आफ्टर अ फ्यू सेकेंड्स। ऐसा क्यों बोला है? सेटल्स मतलब पहले वो वेरिएबल होगा करंट और फिर धीरे धीरे बढ़ता हुआ मैक्सिमम स्टडी वैल्यू 2.68 पर पहुंच जाएगा। तो ये हो गया करंट। ऐसा बोल सकते हैं कि 230 वोल्ट सप्लाई से उस एलिमेंट को कनेक्ट करने पर स्टडी वैल्यू करंट का ये है। तो वोल्टेज मालूम है आपको और करंट पता है, तो इन दोनों से आप क्या निकाल सकते हो कि उसका रेजिस्टेंस अब कितना हो गया, क्योंकि उसमें हमने 230 वोल्ट का सप्लाई लगाया है और उसमें से फ्लो होने वाला स्टडी करंट है 2.68। तो हीटिंग इफेक्ट से उसका टेम्परेचर तो बदल ही गया होगा और टेम्परेचर बदल कर मान लो हो गया T2 और उसका रेजिस्टेंस बढ़कर ये हो गया 230/268 ओम। तो हमको बताना क्या है, हमको बताना है स्टडी टेम्परेचर ऑफ द नाइक्रोम, मतलब T2 की वैल्यू हमको चाहिए और हमें अल्फा दे रखा है। अल्फा दे रखा है, अल्फा क्या होता है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। वो दे रखा है 1.70 इंटू 10⁻⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सीधे हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। मैं फॉर्मूला यहां पर लिख देता हूं दोबारा। R2 मतलब टेम्परेचर T2 पर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1। R1 मतलब T1 पर उसका रेजिस्टेंस, R2 इज इक्वल टू R1 इंटू 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। अब आपको सब कुछ इसमें मालूम है, T2 ही कैलकुलेट होना है, अल्फा भी पता है, वही काम यहाँ पर किया हुआ है। अल्फा कितना है, अल्फा है 1.70 इंटू 10⁻⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस। ये सब वैल्यूज डालने के बाद में ये सब वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सॉल्व होकर आ जाएगा 847 पर डिग्री सेल्सियस। दस द स्टडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट। अब स्टडी स्टेट क्या होती है ये भी समझ लेते हैं। स्टडी स्टेट मतलब जब टेम्परेचर का बढ़ना रुक जाता है। टेम्परेचर का बढ़ना क्यों रुक जाता है? क्योंकि करंट पास करने पर स्टडी वैल्यू का जो प्रोड्यूस हो रही होती हीट एनर्जी, उतनी ही हीट एनर्जी कोई दूसरी बॉडी कंज्यूम कर रही होती है। तो जब ये बैलेंस आ जाता है प्रोडक्शन ऑफ हीट और कंजम्पशन ऑफ हीट में, तब हम बोलते हैं स्टडी स्टेट आ गई है। तब स्टडी स्टेट टेम्परेचर कितना आया है वो कैलकुलेट होकर 847 डिग्री सेल्सियस। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल 3.4 द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम वायर ऑफ अ प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर at the ice point is 5 ohm and a steam point is 5.23 ohm. When the thermometer is inserted in a hot bath, the resistance of the platinum wire is 5.795 ohm. Calculate the temperature of the bath. The question actually है heat and thermodynamics का और यहाँ बात हो रही है ओल्ड थर्मामीट्री की। और आपको मालूम है ओल्ड थर्मामीट्री में लोअर फिक्स पॉइंट वो होता है आइस पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट होता है स्टीम पॉइंट। उन्हीं की बात यहाँ की हुई है। मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे ये फॉर्मूला आएगा और इस फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आप आराम से टेम्परेचर ऑफ बाथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं ओल्ड थर्मामीट्री की। ओल्ड थर्मामीट्री में हम
एक ऐसी फिजिकल कोई प्रॉपर्टी, किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी, जैसे यहाँ पर प्लेटिनम थर्मामीटर में हमको मालूम है टेम्परेचर में चेंज करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस चेंज होता है, तो उसे कहते हैं थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी टेम्परेचर के साथ में बदल रही होती है वो है मान लो x, और यदि वो लीनियरली बदल रही है टेम्परेचर के साथ तो इस तरह की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। x क्या है? वो थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी जो टेम्परेचर के साथ में चेंज हो रही है, और t है टेम्परेचर। a और b क्या होंगे? तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, यह है y इंटरसेप्ट और यह है स्लोप। अब यदि हम यहां पर t इज इक्वल टू 0 की बात करें, एट t इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पर यदि बात करेंगे तो यहाँ x की जगह क्या आने लगेगा? आर नॉट। यदि इस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, हम प्लेटिनम थर्मामीटर की बात कर रहे हैं, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर ये वो थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी मतलब रेजिस्टेंस वो हो गया आर नॉट, और ये है 0, तो ये b का वैल्यू निकल कर आ गया हमारे पास में, मतलब जो इंटरसेप्ट है वो आर नॉट होगा। अब ये क्योंकि हमारा है लोअर फिक्स पॉइंट, इसको क्या कहते हैं? आइस पॉइंट। तो आइस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग t डालेंगे हम 0 डिग्री सेल्सियस, आर नॉट आएगा b के बराबर। और अब जब टेम्परेचर कितना हो गया? 100 डिग्री सेल्सियस, तब आर 100 कितना होगा? तो आर 100 यहां पर सब्सटीट्यूट करेंगे, यहां आएगा a इंटू 100, और b कितना है? b अभी निकाला हमने आर नॉट। अब a की वैल्यू यहां से मिल गई हमको, a की वैल्यू कितनी हो गई फिर? आर 100 माइनस आर नॉट अपॉन 100, ये आ गया a का वैल्यू। अब आपको a भी मालूम है, b भी मालूम है। अब कोई अननोन टेम्परेचर, यहां पर जो बात हुई थी अभी, ये आइस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर था, ये था आइस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर, ये था स्टीम पॉइंट के करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर। अब कोई अननोन टेम्परेचर है जिसको हमको मेजर करना है, मान लो वो है T, तो ये इक्वेशन कैसी अब दिखने लगेगी? फॉर T, T के लिए T डिग्री सेल्सियस पर A की वैल्यू ये होगी आर 100 माइनस आर 0 अपॉन 100, या आया A, और T मतलब वो टेम्परेचर जिसको हमको मेजर करना है, यहां पर आएगा आर टी, बल्कि थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी की वो वैल्यू आर टी, टी डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस, और यहाँ क्या आएगा? यहाँ तो आएगा टी और प्लस बी। बी कितना है? बी है आर नॉट के बराबर। इसमें से हमको टी को कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो इस तरह का सवाल आने पर डायरेक्टली वो उससे सॉल्व हो जाएगा। अब इसको इधर लेकर आते हैं, तो आर टी माइनस आर नॉट ऐसा हो जाएगा पहले ट्रांसपोज करने पर, इंटू 100 भी होगा यहाँ, और ये आ जाएगा यहाँ डिनोमिनेटर में आर 100 माइनस आर नॉट, तो क्या कैलकुलेट होकर आ जाएगा? टी डिग्री सेल्सियस में। तो ऐसा फॉर्मूला बन गया, ऐसा फॉर्मूला बन गया। अब यदि मैं आपको याद दिला रहा हूँ सिर्फ कि कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मामीटर है तो उसमें यहाँ प्रेशर्स आने लगते हैं, कांस्टेंट प्रेशर थर्मामीटर है तो यहाँ वॉल्यूम्स आने लगते हैं। तो इसी तरह से हम टेम्परेचर्स का मेजरमेंट किया करते थे, और इसे ही कहते हैं ओल्ड थर्मामीट्री। अब कोई अननोन टेम्परेचर आपको पता करना है तो आपको क्या क्या मालूम होना चाहिए? उस प्लेटिनम रेजिस्टेंस का वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस पर, 100 पर, ये भी पता हो तो इस फॉर्मूले में सब्सटीट्यूशन से आंसर आ जाएगा। अब यहाँ वही काम यहाँ किया हुआ है इन्होंने, आर नॉट कितना है? 5 ओम, वो यहाँ सब्सटीट्यूट होगा, आर 100 वो दिया है 5.23 ओम, और आर टी भी दिया हुआ है, सब कुछ हमको मालूम है। वैल्यूज डाल के सॉल्व करने पर ये आंसर 345.65 डिग्री सेल्सियस आएगा। तो आसान हो जाएगा यदि ये आपको याद है, और ये किस तरह आया है फॉर्मूला वो भी मैंने आपको समझा दिया है। क्या बोल रहे हैं? अ नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर्स इज कनेक्टेड टू अ 16 वोल्ट बैटरी विद इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 1 ohm as shown in the figure below. Part A, compute the equivalent resistance of the network. B, obtain the current in each resistor. C, obtain the voltage drops VAB, VBC and VCD. तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। आप ध्यान से देखें तो ये दो रेजिस्टर्स हैं पैरेलल में,
ये दोनों भी पैरेलल में, और पैरेलल में जब दो रेजिस्टर्स होते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है? वो होता है प्रोडक्ट अपॉन सम। R1 R2 यदि दो रेजिस्टर्स पैरेलल में हो तो ये उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है। और एक और प्रॉपर्टी आपको याद होगी, यदि n रेजिस्टर्स हर एक की वैल्यू R हो, पैरेलल में कनेक्टेड हो, तो इक्विवेलेंट होता है R/n। इन प्रॉपर्टीज से आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये दोनों पैरेलल में हैं, 4 ओम के दो रेजिस्टर्स पैरेलल में, इक्विवेलेंट कितना आएगा? 2 ओम, इस फॉर्मूले से 4/2 यानी एक रेजिस्टर 2 ओम का। फिर 1 ओम ये लगा हुआ है यहाँ, और 12 और 6, तो प्रोडक्ट अपॉन सम, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोडक्ट अपॉन सम 12 इंटू 6/18, ये 4 बार कैंसिल होकर 4 ओम, मतलब इसकी जगह हम 4 ओम लगा सकते हैं। और फिर बैटरी लगी हुई है 16 वोल्ट की, और एक उसका ये इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? वो है 1 ओम के बराबर। अब यहाँ जो यहाँ दिया हुआ है इसका आंसर, उसका आंसर दिया हुआ है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 7 ओम। एक्चुअली इन्होंने इन तीनों को ही कंसिडर किया है। ये तीनों कैसे हैं? सीरीज में 4 + 1 5 + 2 7 ओम, इसको छोड़ दिया है। जबकि इक्विवेलेंट यदि देखेंगे इस सर्किट का तो उसको होना चाहिए 8 ओम, पर यहाँ आंसर तो 7 ओम लिखा हुआ है। तो यदि एग्जाम में आता है तो आप 7 ओम ही लिखना, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। फिर क्या बोला? ऑब्टेन द करंट इन ईच रेजिस्टर, हर एक में करंट निकालना है। तो एक काम करेंगे, यहाँ तक आप इसको रिड्यूस कर लेंगे, उसके बाद इक्विवेलेंट इसका कितना हुआ? आर इक्विवेलेंट होगा 8 ओम, और वोल्टेज कितना है? 16 वोल्ट। इन सब को हटाकर एक रेजिस्टर 8 ओम का लगा लिया 16 वोल्ट के अक्रॉस, तो करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल या करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी कितना होगा? 16/8, मतलब 2 एम्पियर का करंट इस सेल से ड्रॉ होगा। ये है 2 एम्पियर, और इतना ही करंट वापस आता है, ये भी प्रॉपर्टी आपको मालूम है। तो यदि हर एक में आपसे पूछ रहे हैं करंट कितना है, तो इसमें तो करंट कितना है? 2 एम्पियर, पूरा पूरा करंट इसमें से बह रहा है। और ये है पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ से 2 एम्पियर जब यहाँ पहुंचेगा तो ये दोनों पैरेलल में है, और पैरेलल में होने से क्या होगा? करंट डिवाइड होता है, और V = IR लगा देंगे पैरेलल के लिए। तो V कांस्टेंट, I और R होते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब करंट डिवाइड होता है रेजिस्टेंस के इन्वर्स प्रोपोर्शन में। पर यहाँ दोनों रेजिस्टेंस इक्वल वैल्यू के हैं, तो करंट भी इक्वली डिवाइड हो जाएगा, मतलब इसमें जो दिखाया है करंट वो कितना होगा? 1 एम्पियर। सिमिलरली इसमें भी होगा 1 एम्पियर। फिर से ये ऐड होगा दोनों करंट, 1 एम्पियर 1 एम्पियर, इसमें होगा 2 एम्पियर। और फिर अब यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा हमको इस प्रॉपर्टी से कि करंट डिवाइड्स इन द इनवर्स प्रोपोर्शन ऑफ रेजिस्टेंस। इसके लिए मैं एक आइडिया आपको दे रहा हूँ, आप तो ये देखना है कि टोटल करंट जिसने डिवाइड होना है वो कितना है? वो है 2 एम्पियर। तो टोटल करंट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, नॉट इक्विवेलेंट बट टोटल। पैरेलल में इसमें कितना ये जानना चाह रहे हैं, रेजिस्टेंस का रेशो कितना है? 2:1। तो करंट 1:2 के रेशो में डिवाइड होगा, या तो इसके 3 हिस्से करके, और इसको कितने दे देंगे? 1 हिस्सा, और इसे दे देंगे 2 हिस्से। या तो ऐसा कर लेंगे, इनवर्स प्रोपोर्शन में है इसलिए, या फिर ऐसा करेंगे कि टोटल करंट 2 एम्पियर अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 18 इंटू रेजिस्टेंस ऑफ अदर, मतलब जब आप करंट इसमें निकाल रहे ऊपर तो इसका मल्टीप्लाई करना 6 का। तो कितना हो जाएगा? ये 6 × 18 यानी 2/3, ऊपर आएगा 2/3, 2/3 एम्पियर आएगा इसमें, और इसमें कितना आएगा फिर बचा हुआ? 2 - 2/3, 2 - 2/3 यानी कितना हो जाएगा? 4/3 इसमें हो जाएगा करंट। तो टोटल करंट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इंटू रेजिस्टेंस ऑफ अदर, आपकी बार यहाँ आएगा 12 आएगा, यहाँ 18 लिखा हुआ है, तो ये होगा 3 बार, 6 से 2 बार कैंसिल, और ये 3 बार यानी 4/3 इसमें होगा। इस तरह हर रेजिस्टर का करंट निकल गया प्रॉपर्टी के बेसिस पर, हर एक का अब करंट निकल गया है।
अब वोल्टेज बताना है, वोल्टेज आराम से निकल आएगा। ये करंट, रेजिस्टेंस यानी वोल्टेज कितना होगा, V बराबर होता है IR। IR यानी 4 वोल्ट इसके अक्रॉस आएगा, इसके अक्रॉस भी 4 वोल्ट होना ही चाहिए क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है। यहाँ कितना होगा, IR यानी 2 वोल्ट यहाँ आएगा। इधर कितना होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, करंट इंटू रेजिस्टेंस, ये 4 बार कटेगा तो यहाँ आएगा 8 वोल्ट। और यहाँ कितना आएगा, यहाँ भी 8 वोल्ट क्योंकि ये भी पैरेलल में है। तो ये आपका वेरीफाई भी हो गया कि ये आंसर आपके सही है। इसके अक्रॉस कितना आएगा, 2 वोल्ट, और इन सब का टोटल कितना होना चाहिए, 16। तो ये कितना है, 4 प्लस 2 6, और ये है 8 और 6 14 और 2 16, यानी हमारे सभी आंसर्स करेक्ट हैं। तो इस तरह प्रॉपर्टी के बेसिस पर आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे। अब इस एग्जाम्पल में कह रहे हैं बैटरी ऑफ 10 वोल्ट and negligible internal resistance is connected across the diagonally opposite corners of a cubical network consisting of 12 resistors, each of resistance 1 ohm. Determine the equivalent resistance of the network and the current along each edge of the cube. तो ये एक 12 वायर क्यूबिकल नेटवर्क है। हर आर्म पर, क्योंकि ये क्यूब है, 12 इसकी आर्म्स होंगी और हर आर्म पर 1 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। ऐसे 12 रेजिस्टर्स हैं और ये होगा इस क्यूब का डायगोनल, डायगोनल के अक्रॉस एक बैटरी लगा रखी है 10 वोल्ट की। हमको बताना है हर ब्रांच का करंट और इस नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो बहुत आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं किरचॉफ लॉ से, किरचॉफ लॉ से और सिमेट्री कंसिडरेशन से। तो थोड़ा इसको मैंने बड़ा बना लिया है ताकि क्लियरली आपको दिखाई दे। बुक में तो आप पढ़ ही लेंगे और अब मैं आपके साथ इसको डिस्कस करता हूँ। बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है यदि हम सिमेट्री कंसिडरेशन से इसको सॉल्व करेंगे। यह है वो बैटरी और ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। ये 2 पॉइंट्स हैं डायगोनली ऑपोजिट पॉइंट्स, इनके बीच में ये बैटरी कनेक्टेड है। जैसे ही हम बैटरी क्लोज करेंगे, आई मीन सर्किट क्लोज करेंगे, तो यहां से करंट बहना शुरू होगा। तो मैंने मान लिया, बुक में भी यही अज्यूम किया हुआ है कि ये करंट है 3I, टोटल करंट आता है 3I। और बैटरी की प्रॉपर्टी होती है कि 3I यदि उसमें से बाहर निकला है तो यहाँ पर डिवाइड होंगे करंट्स, पर सब ऐड अप होकर वापस हमको कितना मिलना चाहिए, 3I। ये वेरीफाई करने के लिए ये प्रॉपर्टी कई बार हम यूज करते हैं। तो 3I करंट यहाँ से निकला। अब यहाँ आकर ये क्या है, नोड या जंक्शन, जंक्शन पर आकर इस करंट ने डिवाइड होना है। अब किसी भी तरफ से आप देखें, जब आप उसकी तरफ बढ़ते हैं, दूसरे पॉइंट की तरफ, दूसरे टर्मिनल की तरफ, तो आप देख रहे हैं कि ये तीनों रास्ते इक्विवेलेंट हैं, इक्विवेलेंट हैं। जैसे इधर करंट आया, इधर आया, फिर उसको 2 रास्ते मिल रहे हैं। ये वाला करंट आया तो फिर उसको 2 रास्ते मिल रहे हैं। ये वाला करंट इधर पहुंचा तो फिर 2 रास्ते मिल रहे हैं। इसी को कहते हैं सिमेट्री। और सिमेट्री की वजह से होगा ये, क्योंकि ये तीनों पाथ सी तक पहुंचने के, ए से सी तक पहुंचने के तीनों पाथ क्योंकि इक्विवेलेंट हैं, इसलिए करंट इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो किया क्या हमने, इस 3I को 3 हिस्सों में बांट दिया इक्वल। ये भी I, ये भी I, ये भी I। अब जब ये करंट यहां पहुंचेगा तो फिर ये 2 ब्रांचेस हैं, इसमें करंट हो जाएगा I/2 ऊपर। ये शो किए हुए हैं सब करंट्स फिगर में। ये था 3I, ये I, ये I और ये I। ये जब यहां पहुंचेगा B पर तो ये I/2, ये I/2, ये वाला करंट फिर इसमें I/2, I/2, ये करंट I/2, I/2। और अब आगे बढ़े, यदि आप इस टर्मिनल की बात करें तो यहां से कितना आ रहा था, I/2, ये I/2 एड अप होकर ये कितना हुआ, I। ये I/2, ये I/2 एड अप होकर कितना हुआ, I। इसी तरह ये I/2, I/2, ये कितना हुआ, I। तो जैसा यहां करंट डिवाइड हुए थे, 3I आया, I, यहां से देखेंगे तो वैसे ही करंट्स वापस मिल रहे हैं हमें, I और I सब एड अप होकर 3I होकर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पर पहुंच गया करंट 3I। तो इस तरह करंट तो सब डिवाइड हो गए।
अब हमको चाहिए इस नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम ए बी सी सी डैश ई ए इस लूप की बात करेंगे। फॉर लूप, कौन सा लूप, अब ये हमारे चलने का रास्ता भी है ए बी, ध्यान से देखें ए बी सी, फिर ये सी डैश, ए बी सी डैश ई और ए, कोई और रास्ता भी आप अपना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, हम लगा रहे हैं किरचॉफ का वोल्टेज लॉ इस लूप के लिए। तो जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही जाएं, आप किसी भी रास्ते यहां पहुंचे, बस ये भी ले सकते हैं। बुक में क्या किया हुआ है वो आप देखना, कोई भी एक लूप लेना है हमको और उसके लिए किरचॉफ के वोल्टेज लॉ से इक्वेशन लिखनी है उसकी। तो अभी मैंने तय किया है कि ये मेरा लूप है और ये मेरे चलने का रास्ता है। अब जब मैं ए से बी जाऊंगा तो मुझे रास्ते में मिलेगा ये एक रेजिस्टेंस। हर रेजिस्टेंस कितने का है वो तो दिया हुआ था हमको, कितने का, 1 ओम का हर रेजिस्टर है, तो हर एक को हम आर लिखकर काम करेंगे। तो जब मैं चला ए से बी की तरफ तो मुझे रेजिस्टेंस मिला आर, करंट कितना है आई, और करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आएगा ड्रॉप, यानी मुझे लिखना है माइनस आई आर। ये मैं क्या लगा रहा हूं, लूप ए बी सी डैश ई ए के लिए किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। तो माइनस आई आर, अब यूं जा रहा हूं मैं, फिर से रेजिस्टर कितने का है आर का, करंट है आई बाई टू, और करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो फिर ड्रॉप आएगा आई बाई टू इंटू आर, और फिर यूं जाएंगे तो करंट आई रेजिस्टेंस आर माइनस आई आर, ऐसा हुआ। और अब ऐसे आते हैं तो ये बैटरी नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल जा रहे हैं, यानी +10 इक्वल्स टू 0। ऐसी एक इक्वेशन मिलेगी हमको इस लूप के लिए किरचॉफ के वोल्टेज लॉ से। तो इसको सॉल्व कर देते हैं, तीनों टर्म्स माइनस की हैं तो तीनों को उधर ले जाते हैं, इसको यहीं रहने देते हैं, तीनों को उधर ले जाते हैं। तो कितना हो जाएगा ये, आई आर प्लस आई आर बाय टू, आई आर बाय टू, ऐसा हो जाएगा। तो ये 4 और 5 आई आर बाय टू, ये सब मिलकर हुए इज इक्वल टू 10। एक इक्वेशन तो आपने ये बना लिया। यहां तक तो आपको समझ में आया होगा कि करंट सिमेट्री के बेसिस पर हमने डिवाइड कर लिए, हर ब्रांच का अब हमको करंट पता है, और फिर कोई भी एक क्लोज लूप लेकर उसके लिए केवीएल से एक इक्वेशन बना लेंगे। इतना काम होने के बाद अब हम ये मान लेंगे कि इस नेटवर्क का, इसमें 12 रेजिस्टर्स हैं, सबका इक्विवेलेंट है आर इक्विवेलेंट। तो एक इक्विवेलेंट सर्किट इस तरह का बनाया जा सकता है जिसके अक्रॉस बैटरी कितने की लगी हुई है, बैटरी लगी हुई है 10 वोल्ट की, और उसमें से करंट कितना ड्रॉ किया है हमने, 3i। और इसके लिए एक इक्वेशन आ जाएगा, इसके लिए तो ओम्स लॉ से सीधे क्या लिख सकते हैं, 10 इज इक्वल टू v इज इक्वल टू आई आर, मतलब 3i इंटू आर इक्विवेलेंट, ये लिख सकते हैं इक्विवेलेंट सर्किट के लिए। ऐसा लिख लिया हमने, और दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमको आर इक्विवेलेंट मिल जाएगा, यानी आर इक्विवेलेंट इंटू 3i इक्वल्स टू 5i आर बाय टू। तो ये आई कैंसल आउट, 3 नीचे आएगा, यानी आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 5r बाय 6, 5r अपॉन 6, ये आ जाएगा रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस है कितना, हर एक 1 ओम का है। तो जब पुट करेंगे इसमें, जब इसमें पुट करेंगे हम r इक्वल्स टू 1 ओम, तो r इक्विवेलेंट हमको कितना मिलेगा, 5 बाय 6 ओम, 5 बाय 6 ओम। अब 5 बाय, इसी में आ जाते हैं इस वाले सर्किट में, r इक्विवेलेंट कितना आया, 5 बाय 6 ओम। ये करंट है 3i, और वोल्टेज ये दे रखा है हमको, तो हम इसमें से i की वैल्यू निकाल सकते हैं। i कितना होगा, i इज इक्वल टू होगा v, यानी 10 अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, बल्कि 3i। ये टोटल करंट कितना होगा, 3i इज इक्वल टू v बाय आर, v इज 10, r इज 5 बाय 6, ऐसा हो जाएगा, 5 बाय 6 है, ऐसा हो जाएगा 60 अपॉन 5 यानी 12, तो I बराबर हो जाएगा 4 एम्पियर।
I 4 एम्पियर है तो ये कितना है, ये 12 एम्पियर है, मतलब बैटरी से कितना करंट ड्रॉ होगा, 12 एम्पियर। अब इसके 3 इक्वल पार्ट्स कर देते हैं, तो ये कितना होगा, 4 एम्पियर, ये भी होगा 4 एम्पियर, ये भी 4 एम्पियर। और जब ये करंट इधर आएगा, इसके 2 इक्वल पार्ट्स करेंगे, क्योंकि I by 2 है, तो दिस विल बी 2 एम्पियर, दिस इज ऑल्सो 2 एम्पियर। बाकी करंट्स आप इस तरह निकाल सकते हैं, जैसे ये करंट भी इधर आएगा तो ये 2 एम्पियर इक्वली डिवाइड होगा, और फिर इसमें भी होगा 2 एम्पियर, ये दोनों ऐड अप होकर ये हो जाएगा 4 एम्पियर, इसको भी होना है 4 एम्पियर, 2 एम्पियर, ये 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, ये 2, इधर कितना होगा 2, ये भी ऐड अप होकर 4, और ये 3 4 मिलकर वापस कितना करंट आ जाएगा, 12 एम्पियर। तो ये हर ब्रांच का करंट भी फाइंड आउट हो गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड करंट इन द ईच ब्रांच।